हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। आइए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इस चैप्टर में हम भूमि यानी कि जो जिस भूमि पर हम रहते हैं उसके उपयोग और उसके बचाव के तरीके पढ़ेंगे। जल का संरक्षण, जल के उपयोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वन हैं, उनका उपयोग और उनको बचाव के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। और वन्यजीव संसाधन यानी कि जो वन्य जीवन है जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी, उनके उपयोग, उनका पारिस्थितिक तंत्र में योगदान और उनको बचाने के तरीकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा देश है और उसके गांव में, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में मामा पानी लाने के लिए प्रातःशीघ्र उठती है। मामा नाम की कोई लड़की है और वो पानी लाने के लिए सुबह जल्दी उठती है। वो कहाँ पे रहती है? अफ्रीका में रहती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। यानी कि वो, इसका मतलब है पानी का स्रोत है जो उनसे बहुत दूर है और इसलिए वो उसको पानी लेके आने में घंटों लग जाते हैं। और आने के बाद वो है क्या करते हैं? बकरी पालन करते हैं और बकरी पालन में अपने भाइयों का हाथ बटाती है और अपनी माँ का भी हाथ बटाती है घर के कार्यों में। उसके परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक बाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगाते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि वहाँ पर कैसी भूमि है? पथरीली भूमि है। और उसके पिताजी, किसके पिता? माम्बा के पिताजी उस पथरीली भूमि में ही खेती कार्य करते हैं और केवल मक्का और सेम ही उगा पाते हैं जो साल भर के लिए पर्याप्त नहीं होता। पीटर न्यूजीलैंड में भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। यानी कि जो पीटर नाम का लड़का वो कहाँ पर रहता है? न्यूजीलैंड में रहता है और भेड़ पालन प्रदेश में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। पीटर प्रतिदिन जब स्कूल से लौटता हुआ अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। यानी कि जो पीटर के चाचा हैं वो क्या करते हैं? भेड़ों की देखभाल करते हैं और पीटर उनको देखता है कि ये कैसे देखभाल करते हैं और उनका कारखाना है। वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यानी कि जो उनकी भेड़ों का जो बाड़ा है, जिस बाड़े में उनकी भेड़ रहती है, वो कहाँ पर है? पहाड़ियों से कुछ दूर एक विस्तृत यानी कि बहुत बड़े घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। यानी कि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है। किसके पास? पीटर के पास और उसके चाचा के पास क्या है? नई नई टेक्नोलॉजी है, नवीनतम टेक्नोलॉजी उनके पास आई हुई है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। यानी कि जो पीटर का परिवार है वहाँ पर क्या करता है? सब्जियां भी उगाता है। वो भी जैविक कृषि के द्वारा, रासायनिक कृषि वो नहीं करते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। माम्बा और जो पीटर वो कहाँ पर रहते हैं? विश्व के, यानी कि जो हमारा विश्व है वो अलग अलग भागों में रहते हैं। देखिए माम्बा कहाँ पर रहते हैं? अफ्रीका में। और न्यूजीलैंड में कौन रहता है? पीटर न्यूजीलैंड में रहता है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। यानी कि ये भिन्नता क्यों है? क्योंकि देखिए माम्बा के पिता के पास कैसी भूमि है? पथरीली भूमि है। लेकिन जो पीटर है उनके पास कैसी भूमि है? उनके पास घास के विस्तृत मैदान है। यानी कि वहाँ पर उपजाऊ भूमि है। और वहाँ पर माम्बा के पास जल नहीं था, वो बहुत दूर लेने जाती थी। लेकिन पीटर के पास जल के अच्छे स्रोत हैं और नवीनतम टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन माम्बा के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है।
इन स्थानों का एक स्थान दूसरे स्थान पर भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है? संसाधनों की उपलब्धता। संसाधन यानी कि जल संसाधन और भूमि संसाधन में प्रमुख है। देखिए मांबा के पास आपने पढ़ा कि जल बहुत दूर से लाना पड़ता है, लेकिन पीटर के पास जल भी और अच्छी भूमि भी है। और मांबा के पास कैसी भूमि है? पथरीली भूमि है। आइए हम पढ़ते हैं अभी भूमि क्या है और भूमि के उपयोग क्या क्या है। भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कि देखिए जो भूमि है जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, क्योंकि अगर भूमि नहीं होती तो हम रह नहीं पाते। और वो कितनी है? 30% क्षेत्रफल है। बचे हुए भागों पर क्या है? बचे हुए भागों पर समुद्र फैला हुआ है। और इस 30% भाग के भी बहुत ही कम भाग पर आवास योग्य है। बाकी पर क्या है? कहीं पर पर्वत हैं, पठार हैं, जो कहीं पर नदियाँ फैली हुई हैं। इस प्रकार रहने के लिए केवल बहुत कम भूमि बचती है। मुख्य भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि जो मुख्य भूमि है वो वहाँ पर जलवायु और लक्षणों के कारण जो जनसंख्या है उसका वितरण असमान पाया जाता है। देखिए आप देखेंगे पहाड़ों में जनसंख्या बहुत कम होती है, लेकिन जो मैदानी भाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। देखिए उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्रों में सामान्य विरल एवं निर्जन है। यानी कि वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या। विरल का मतलब होता है कहीं कहीं, और निर्जन यानी कि वहाँ पर जनसंख्या ही नहीं रहती। यानी कि देखेंगे कि आप जो सहारा का मरुस्थल है वहाँ पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं रहती, वो निर्जन है। मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन वर्षा क्षेत्र है। यानी कि जैसे गंगा नदी का मैदान है, आप देखेंगे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। जल भी है, अच्छी भूमि भी है, कृषि भी है, उद्योग भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आइए हम भूमि का उपयोग पढ़ते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि में। यानी कि हम इसमें बताएगा कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए हम कृषि के लिए करते हैं भूमि का उपयोग, वन भी भूमि का, वनों के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। खनन यानी कि जो खाने हम बनाते हैं जहाँ से, जैसे कोयले की खान, पेट्रोल की खान या धातु की खान, या फिर सड़क बनाते हैं, उद्योगों की स्थापना कहाँ पर करते हैं? भूमि पर ही करते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? आप बना के देखना कि मांबा का परिवार कैसे भूमि का उपयोग करता है और पीटर का परिवार कैसे करता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी कि भूमि का उपयोग भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, निर्धारित किया जाता है। स्थलाकृति, देखिए स्थलाकृति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखिए मैदानी भाग होंगे तो वहाँ पर उद्योग और कृषि आसानी से हो जाएगी। अगर आप पर्वतों पर उद्योग स्थापित करेंगे या कृषि करेंगे, जो तीव्र ढाल वाले पर्वत हैं या मरुस्थल में आप उद्योग लगाएंगे या कृषि करेंगे, तो वहाँ पर बहुत ही कठिनाई या असंभव होती है कृषि करनी या उद्योग लगाने। तो इसलिए क्या करते हैं? स्थलाकृति सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जल की उपलब्धता, यानी कि अगर जल नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे वहाँ पर। और मानवीय कारक, जैसे अधिक जनसंख्या होगी तो वो क्या करेगी? अधिक उद्योग स्थापित करेगी। क्यों? क्योंकि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे। और अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा आएगी या ज़्यादा आपको मिलेगी। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। यानी कि निजी भूमि होती है किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व जिस पर होता है। मान लीजिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास 10 एकड़ भूमि है तो वो उसकी निजी भूमि है, लेकिन कहते हैं कि इस गांव में पंचायत के पास
100 एकड़ भूमि है, तो वो 100 एकड़ भूमि कैसी है? पंचायत के पास जो भूमि है वो सामुदायिक भूमि होती है, उस पर चारागाह बने होते हैं जो सामुदायिक भूमि होती है, या हम वहाँ पर बगीचे बना देते हैं फलों के, या कोई औषधीय पार्क भी बना देते हैं। इस प्रकार सामुदायिक भूमि का प्रयोग हम करते हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, यानी कि साझा संपत्ति संसाधन जिसमें सभी लोग समान रूप से अपने कार्य कर सकते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। यानी कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती है और मांगें भी हमारी बढ़ती रहती हैं, लेकिन भूमि क्या है? भूमि कितनी रहती है? सीमित रहती है। अगर 10 एकड़ तो 10 एकड़ ही रहेगी। जनसंख्या चाहे 100 लोगों की हो उसमें, या 500 लोगों की हो जाए, लेकिन भूमि नहीं बढ़ती। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर आता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो सामुदायिक भूमि है वो कम होती जा रही है। वहाँ पर हमने क्या कर दिए हैं? नगर बसा दिए हैं, या कोई उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, या उस भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। यानी कि जो भूमि उपयोग के परिवर्तन हैं उनसे सांस्कृतिक परिवर्तन भी होते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। यानी कि पर्यावरण के लिए भूमि निम्नीकरण प्रमुख खतरा। भूस्खलन, यानी कि भूस्खलन क्या होता है? भूमि का एकदम से नीचे धंस जाना भूस्खलन कहलाता है। मृदा अपरदन देखिए कि अगर मृदा अपरदन होता रहा तो हमारी क्या होगा? जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर समुद्रों में चली जाएगी और नीचे की कठोर शैलें निकल आएंगी, जिससे भूमि बंजर हो जाएगी। मरुस्थलीकरण, यानी कि मरुस्थलों का विस्तार होता जा रहा है हर जगह। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये एक खतरा बन जाएंगे और सारी भूमि पर या मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई देंगे। भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी कि हम कैसे भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यानी कि जनसंख्या के कारण भूमि का बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है। इसे प्राकृतिक संसाधन का समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन खत्म होने वाले हैं, यह डर हमें सताए जा रहा है और कुछ हद तक प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा भी रहे हैं। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त सामान्य तरीके माने जाते हैं। यानी कि भूमि का जो संरक्षण है वो कैसे हो सकता है कि हमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। अतिचारण, यानी कि जो पशु हैं उनको खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वनारोपण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी कि मृदा क्या होती है? आप देखेंगे कि दानेदार होती है। किसी मिट्टी को हाथ में लेकर आप देखेंगे तो क्या होती है? दानेदार देखने को मिलेगी। और उसकी पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। निकटता से जुड़ी हुई है यानी कि भूमि के सबसे ऊपरी भाग पर क्या आपको मिलती है? सिर्फ मृदा ही मिलती है। सतल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों द्वारा होता है। यानी कि जो सतल रूप हो वो मृदा का को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की मृदा मिलेगी और जैव पदार्थों और खनिज चट्टानों से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। ये देखिए इस पेज पर आपको भूस्खलन के दृश्य दिखाए गए हैं और भूमि निम्नीकरण की विधि कैसे रोक सकते हैं ये दिखाए गए हैं। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी कि जो मृदा हो अपक्षय से बनती है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय एक क्रिया होती है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं सूर्य के तप के कारण टूटने लगती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं जिससे वो टूट फूट कर अपने स्थान पर फैल जाती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है।
और ये सही मिश्रण यानी कि जो खनिज और पदार्थों के सही मिश्रण से क्या होती है, मृदा उपजाऊ बनती है। अब मृदा के निर्माण के कारक यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का मुख्य निर्माण का मुख्य कारक क्या है, जनक शैल और जलवायु कारक। यानी कि जनक शैल जो होती हैं, जो इनको बनाने वाली चट्टानें होती हैं। यानी कि जो चट्टानें जिनसे मृदा निर्माण होता है, जिनका अपक्ष और अपर्दन होता है, जो चट्टानें उनको जनक शैल कहते हैं, जिनके कारण मृदा बनती है। मृदा निर्माण में अन्य कारक स्थलाकृति जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। यानी कि जो अन्य कारक है स्थलाकृति यानी कि वहाँ पर मरुस्थल है, पहाड़ है, मैदान है, कैसी भूमि है, वो भी मृदा निर्माण में एक प्रकार का कारक होता है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर मृदा निर्माण के कारक हैं जो अलग अलग मिलेंगे। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। यानी कि निम्नीकरण क्या है, मृदा कम होती जा रही है, और उसके संरक्षण के उपाय यानी कि हम उसको बचा कैसे सकते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन दो मुख्य खतरे हैं। यानी कि मृदा अपरदन जो सबसे मुख्य खतरा है, जिसके कारण मृदा क्या होती है, मृदा अपरदन का मतलब होता है जल या वायु के द्वारा मृदा को बहा ले जाना और नीचे से पथरीली भूमि निकल आना मृदा अपरदन कहलाता है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। यानी कि मानव द्वारा भी मृदा का निम्नीकरण हो रहा है और प्रकृति द्वारा भी। यानी कि प्रकृति द्वारा जैसे जल और वायु के द्वारा, और मानव के द्वारा। यानी कि देखिए, हम एक स्थान से जहाँ पर अच्छी मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है, उसको ट्रकों में भर भर कर अपने दूसरे स्थान पर डाल देते हैं और उसके ऊपर इमारतें बना लेते हैं या सड़क बना देते हैं, जिससे मृदा कम होती जा रही है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। यानी कि जो ये कारक दिए गए हैं जिनसे मृदा कम हुई है। वनोन्मूलन होता है वनों को काटना, अतिचारण पशुओं के चारण के कारण, रासायनिक उर्वरकों के कारण, जो हम कीटनाशक यूज करते हैं उनके कारण भी मृदा कम होती जा रही है। अब मृदा संरक्षण की विधियाँ पढ़ते हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। यानी कि जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे भूमि ढक दी जाती है, या जैसे भूमि पर हम देखते हैं कई बार पराली डाल दी जाती है, जिससे मृदा सूखती नहीं है या जिससे उसका अपरदन कम होता है। इससे मृदा में आर्द्रता बनी रहती है और वो उसका अपरदन कम होता है। अगला वेदिका फार्म। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसलें उगाने के लिए उपलब्ध हों। इन्हें पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। यानी कि जो वेदिका फार्म होते हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जिन पर्वतों का ढाल थोड़ा कम होता है वहाँ पर चौड़े चौड़े सीढ़ी नुमा आकार से खेती की जाती है और उन्हें क्या कहते हैं, वेदिका फार्म कहते हैं। जैसे वहाँ पर चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ बना दी जाती हैं एक के ऊपर एक, और उन पट्टियों को वेदिका कहा जाता है। और वेदिका फार्म से वहाँ पर जो मृदा अपरदन को रोका जाता है, क्योंकि अगर एकदम से डाल पर पानी आएगा तो मृदा को बहा ले जाएगा, लेकिन वेदिका में क्या होगा, पानी रुक रुक कर चलेगा और खेती के सहारे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी डाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध निर्माण करती है। यानी कि जो समोच्च रेखाएं होती है, यानी कि समोच्च रेखाएं कंटूर लाइंस बोलते हैं इनको, उनके सहारे जुताई करते हैं, वो ढाल के सहारे नहीं करते। जैसे ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर खेती नहीं करते, वो चारों ओर घुमाकर खेती करते हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगले नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। यानी कि हम अपने खेतों में भी करते हैं कि एक अपने खेत के चारों ओर पेड़ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा अपरदन कम होता है। किसके द्वारा, पवन के द्वारा, जिससे अगर तेज हवा आती है तो पेड़ों से टकरा कर वो धीमी हो जाती है और मृदा अपरदन उससे कम होता है। इस प्रकार रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाई जाती है, तटीय प्रदेश यानी कि समुद्र के किनारों पर, और शुष्क प्रदेश मरुस्थलों में ज़्यादा बनाई जाती हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास
मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी कि जो ये रोधिकाएँ बनाई जाती है पत्थरों द्वारा, घास द्वारा या मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डोल बांध दिए जाते हैं या ऊंची ऊंची लाइनें बना दी जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? समोच्च रेखीय रोधिकाएँ कहते हैं, और इनसे जल भी एकत्र होता है। चट्टान बांध जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं जहाँ पर एकदम से जल, वर्षा का जल तेज गति से बहता है, और ये क्या करते हैं? चट्टान बांध उसकी गति को धीमी कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा मृदा का नुकसान न हो। बीज की फसल उगाना, यानी कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। यानी कि जैसे कभी हम गेहूँ बो देंगे, गेहूँ, कभी हम बाजरे की खेती करेंगे, कभी हम चावल की खेती करेंगे, जिससे कि मृदा की को सुरक्षित रखा जाए। एक प्रकार की खेती करने से क्या होगी? मृदा की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी और वो बंजर मृदा में बदल जाएगी या बंजर भूमि में बदल जाएगी। इस प्रकार बीज फसल उगाना भी मृदा के बचाव में सहायक होता है। आज के लिए हम इतना ही। इसका बचा हुआ भाग हम अगली क्लास में करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।